अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार। और आज की इस वीडियो में वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची में जो यूनिवर्सिटी है उसके एंट्री टेस्ट देंगे 27 अगस्त 2023 को। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इस साल जो दाऊद यूनिवर्सिटी का टेस्ट है वो उसका पैटर्न चेंज हो चुका है और ये टेस्ट IBA जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची ये कंडक्ट कर रही है और उसने सैम्पल पेपर भी जो है वो लॉन्च किया है इसका दाऊद यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट का। तो उसको मैं यहाँ पर सॉल्व करवाऊँगा आपको, ताकि और डिटेल्स वगैरह जो भी हैं टेस्ट के हवाले से तो वो मैं बताऊँगा। ये तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि दाऊद यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे फॉर BE या BS प्रोग्राम कंप्यूटर की या डिफरेंट ऑल फील्ड्स के लिए। तो इनके हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है जो अभी स्टार्ट हो रहा है। इसमें कंप्लीट सैम्पल पेपर यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा और इंशाल्लाह सारे सब्जेक्ट में यहाँ पर आपको सॉल्व करवाऊँगा जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है, आपके टेस्ट में आने वाले हैं। तो देखिए, इस तरह से आपके पास शीट मौजूद होगी। टोटल बुकलेट एक होगी आपके पास, 33 पेजेस की बुकलेट है ये जो आपके पास यहाँ पर मौजूद होगी, जिसमें आपको सबसे पहले फ्रंट पेज पे आपके नेम्स वगैरह लिखने हैं, इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। जैसे यहाँ पर नेम कॉलम है तो नाम लिख देना है आपको अपना, तो मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ। तो जो भी वॉट एवर योर नेम इज़ आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप फादर नेम लिख देंगे, ठीक है। तो फादर नेम लिखने के बाद प्रोग्राम अप्लाइड फॉर, किस प्रोग्राम में आपने अप्लाई किया है, BE या BS के लिए। अगर दोनों में किया है तो BE/BS करके आप इस तरह से दोनों लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर वॉट एवर जो भी आपका मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर आप इसको मेंशन कर देंगे। CNIC नंबर, तो वॉट एवर जो भी आपका CNIC नंबर है तो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। रूम नंबर आपका क्या है, रूम नंबर वहाँ से आपको अलॉट किया जाएगा, जो भी रूम नंबर होगा यहाँ पर आप लिख देंगे। और सीट नंबर क्या है, सीट नंबर भी आपको अलॉट किया जाएगा, आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और याद रखिए जो बुकलेट है ये बुकलेट आपको जो है वापस करनी होगी यकीनन जो है वो वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज़ द कैंडिडेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिटर्न द क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट टू द इन्विजिलेटर एट द एंड ऑफ द टेस्ट। मतलब आपको क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट जिसमें आप बबल शीट जिसको हम कहते हैं, जिसमें आप आंसर्स को मेंशन करेंगे, वो दोनों चीज़ें आपको रिटर्न करनी है इन्विजिलेटर को। नॉन सबमिशन ऑफ द टेस्टिंग मटेरियल में लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। सिंपल सी बात है, अगर आप नहीं रिटर्न करेंगे ये दोनों चीज़ें तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे टेस्ट से। नीचे फिर आपके कैंडिडेट का सिग्नेचर आएगा, जो भी आपका साइन है यहाँ पर आप अपना साइन कर देंगे। उसके बाद टेस्ट सेंटर आपका जो पड़ा है जैसे कराची या दीगर और कोई सिटी तो वहाँ पर आप लिख देंगे। फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ होंगी फर्स्ट पेज पर जो आपको यहाँ पर रीड आउट करनी होगी। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस के अंदर यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है मैंने हाईलाइट कर दिए, वो पॉइंट ज़रूरी हैं कि कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच अलाउ नहीं है, नॉट अलाउड, ठीक है। तो उसका मतलब कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है दाऊद के टेस्ट में। और टेस्ट जो है वो 6 पार्ट्स में डिवाइड है, 6 पार्ट्स हैं टेस्ट के। तो मतलब 6 सब्जेक्ट्स इसके अंदर मौजूद हैं और टोटल टेस्ट जो हमारा होगा वो 2 आवर्स का होगा, 2 घंटे का होगा, मतलब 120 मिनट्स आपके पास हैं, ठीक है। पार्ट 1 जैसे 2 पार्ट्स में क्या है कि 3 पार्ट्स हमारे पास जो है वो कंपलसरी हैं और 3 पार्ट्स हमारे पास जो है वो ऑप्शनल है। कंपलसरी पार्ट के अंदर जनरल नॉलेज के 15 MCQs, इंग्लिश के 25 MCQs और एनालिटिकल रीजनिंग के 10 MCQs। ये आपका कंपलसरी सेक्शन है जो तमाम स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट करना है, चाहे उनकी फैकल्टी इंटरमीडिएट में कोई भी हो। ऑप्शनल में क्या है कि वो जाहिर सी बात है हर स्टूडेंट के डिफरेंट है। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, कंप्यूटर साइंस, जनरल मैथ, ये सब सब्जेक्ट है, लेकिन आपको अपने फील्ड के लिहाज से सेलेक्ट करना है। जैसे प्री इंजीनियरिंग वाले हैं तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सेलेक्ट करेंगे। बायो वाले केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से कंप्यूटर साइंस वाले मैथ्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करेंगे। तो ये डिफरेंट है आपके फील्ड के लिहाज से, ये आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नोट में ये चीज़ें मेंशन है कि फिजिक्स तो मैंडेटरी है हर प्रोग्राम के लिए, केमिस्ट्री प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल के लिए कंपलसरी है, मैथमेटिक्स प्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस और जनरल साइंस के लिए ज़रूरी है, बायोलॉजी प्री मेडिकल वालों को अटैम्प्ट करना ज़रूरी है, कंप्यूटर सेक्शन कंप्यूटर साइंस और जनरल साइंस वालों को सेलेक्ट करना ज़रूरी है, और जनरल मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस और जनरल साइंस ग्रुप के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इस तरह से इसमें मैंशन है। हर सवाल के 4 ऑप्शन होंगे ABCD और आंसर्स में आपको मार्किंग इस बार जो करनी है वो क्रॉस लगाना है चूज़ एन आंसर में। जिस तरह से अगर ये बॉक्सेस मौजूद होंगे तो बॉक्स में आपको इस तरह से क्रॉस करना है।
मतलब आपको फिलअप नहीं करना है जैसे आप इंटरमीडिएट में ओएमआर शीट फिलअप किया करते थे, ऐसा नहीं। नो नेगेटिव मार्किंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि दाऊद के अंदर नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन है कि नो नेगेटिव मार्किंग, कि इस बार दाऊद के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी पूरे पार्ट, किसी भी पार्ट के अंदर। ब्लैक बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करना जो यहाँ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी आप क्रॉस करेंगे तो वो ब्लैक बॉल पेन से करेंगे। और पेंसिल को यूज़ करना आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पेंसिल को यूज़ करना अलाउ नहीं है, ठीक है। सो यू कैन नॉट यूज़ पेंसिल फॉर आंसरिंग ऑन शीट। बाकी रफ वर्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पेज होगा, उसके बाद फिर मतलब ये आपके सामने ओपन रहता है। देन जब टेस्ट का टाइम स्टार्ट होता है उसके बाद आपसे कहा जाता है कि अब आप बुकलेट को ओपन करें ताकि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो सेम टाइम मिल सके। तो यहाँ पर लिखा वेट डो नॉट टर्न ओवर दिस पेज अंटिल यू आर टोल्ड टू डू सो। जब आपसे कहा जाएगा तभी इस पेज को आप जो है वो फिर फोल्ड करेंगे, देन आगे आप क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो सेक्शन सबसे पहला जो आपके आएगा वो आपके पास आएगा जी के जनरल नॉलेज का सेक्शन आएगा, ठीक है। और इसके 15 क्वेश्चन होंगे, 15 नंबर इसके होंगे। जनरल नॉलेज असल में मालूमात आमा होती है, दुनिया भर की नॉलेज इसके अंदर आपसे पूछी जाती है। तो सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चन हैं वो देख लें। फर्स्ट है व्हाट वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का पहला दारुल खिलाफा कौन था, तो वो हमारे पास कराची था, तो कराची इज़ द करेक्ट आंसर। तो आप डी ऑप्शन को इस तरह से जाएंगे, 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे ना आंसर शीट के अंदर, लाइक दैट। तो जो ए है दिस इज़ द B1, दिस इज सी, दिस इज डी, तो डी पर आपको क्या करना है क्रॉस इस तरह से कर देना है। सेकेंड है व्हेन डिड इस्लामाबाद बिकेम कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल खिलाफा कब बना, तो ये 14 अगस्त 1967। तो 14 अगस्त 1967 को पाकिस्तान बिकेम द कैपिटल ऑफ इस्लामाबाद बिकेम द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, दैट्स ए ऑप्शन। थर्ड है व्हाट इज पाकिस्तान लार्जेस्ट फूड क्रॉप, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फूड क्रॉप कौन सा, गजाई फसल कौन सी है, तो सबसे बड़ी पाकिस्तान की फूड क्रॉप जो है वो वीट है, वीट जिसको उर्दू में हम लोग कहते हैं गंदुम, तो इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है वो फूड क्रॉप है। 4 है हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे, तो ही वाज लियाकत अली खान, ए ऑप्शन। 5th है हु डिज़ाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी परचम किसने डिज़ाइन किया, तो ये किया सैयद अमीरुद्दीन कदवाई ने, ठीक है। तो सैयद अमीरुद्दीन कदवाई ने किया, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 6 है व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की दफ्तरी ज़बान या कौमी ज़बान कौन सी है, तो पाकिस्तान की दफ्तरी ज़बान ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी जो है वो इंग्लिश है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट उसके बाद है 7th है पाकिस्तान शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विथ विच कंट्री, किस कंट्री के साथ पाकिस्तान अपना लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर जो है वो शेयर करता है, तो पाकिस्तान इंडिया के साथ अपना लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। 8 है हु इज़ द करंट स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, तो देखें यहाँ पर ये चारों ऑप्शंस हमारे पास गलत हैं, चूँकि अब जाकर चेंज हो चुके हैं, चारों में से कोई नेशनल असेंबली के स्पीकर नहीं है। असद कैसर पहले थे लेकिन अब नहीं है। सादिक सिंजरानी जो है वो असल में ये है इस वक्त चेयरमैन ऑफ सेनेट, तो सेनेट के चेयरमैन हम उनको स्पीकर नहीं कह सकते हैं। आरिफ अलवी जो है वो तो सिंपल सी बात है, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान के सदर हैं। इमरान खान किसी वक्तों में थे प्राइम मिनिस्टर बट अब तो नहीं है। असद कैसर भी थे, ही वॉज द एक्स स्पीकर हैं, इमरान खान के वक्तों में असद कैसर थे लेकिन अब नहीं है, ठीक है। तो करंट स्पीकर जो है वो इस वक्त हैं, उनका नाम जो है ही इज़ एक्चुअली राजा परवेज़ अशरफ, तो राजा परवेज़ अशरफ इस वक्त ही इज़ द करंट स्पीकर। तो ये शायद क्वेश्चंस पुराने बैंक से लिए गए हैं तो इसलिए रॉन्ग आंसर है। 9th है हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ सिंध, तो इमरान इस्माइल इज़ द करंट गवर्नर ऑफ सिंध एंड ही बिलोंग्स टू PTI। 10th है व्हाट इज़ मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान कौन सी है, तो वो पंजाबी है, ए ऑप्शन। 11th है वेयर इज़ द टॉम ऑफ अल्लामा इकबाल अल्लामा इकबाल का मज़ार कहाँ है, लाहौर में। पैदाइश इनकी सियालकोट की है लेकिन ये जो मदफन है ये लाहौर में। 12 है व्हाट आर द 5 कलर्स ऑफ ओलंपिक रिंग्स, ओलंपिक के जो रिंग्स होते हैं इस तरह से आपने देखे होंगे, लाइक दैट इस तरह से बने होते हैं। तो ओलंपिक के जो 5 रिंग्स होते हैं वो किस कलर के होते हैं, तो ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड, ये 5 कलर्स के होते हैं, सी ऑप्शन। और ये 5 रिंग्स हमें क्या शो करते हैं, ये 5 कॉन्टिनेंट्स को, 5 बरे-आज़मों को शो करते हैं। 13 was the first president of Pakistan, सिकंदर मिर्ज़ा was the first president of Pakistan।
14th है व्हेन डिड पाकिस्तान कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट, तो मई 1998 को 28 मई को किया था पाकिस्तान ने। तो डेट भी याद रख लें कि 28 मई थी ये डेट। इसी को जो है हम लोग जो मनाते हैं दिस इज कॉल्ड यौम तकबीर के नाम से उसको मनाया जाता है। 15th है व्हाट डज सीपेक स्टैंड्स फॉर, सीपेक स्टैंड्स फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये ऑप्शन करेक्ट। तो बेटे इस तरह से 15 MCQs आएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जीके के पोर्शन के। चाहिए तो बहुत कम क्वेश्चंस, अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो मेरी प्लेलिस्ट एक है, दिस इज जनरल नॉलेज के नाम से, जनरल नॉलेज फॉर केजू टेस्ट। कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट में जनरल नॉलेज बहुत पहले से आ रही है ना, तो इसके लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर सर नसीम जुल्फ़िकार के अंदर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसका नाम है जनरल नॉलेज फॉर केजू टेस्ट। तो यहाँ से इस प्लेलिस्ट से आप क्या कर सकते हैं बेटा, कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। इसमें जितने भी लेक्चर्स हैं आप उसको वॉच कर लें तो आपका दाऊद के 15 नंबर इसके निकल जाते हैं, 15 MCQs किसके बेटा, जीके के। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट्स, काफ़ी पूछते हैं मुझसे। और अगर जनरल नॉलेज के PDF अगर आपको रिक्वायर है तो ये मेरा नंबर है 030021522272, इस पर व्हाट्सएप करके आप मुझसे PDF रिक्वायर कर सकते हैं या PDF ले सकते हैं इसकी जनरल नॉलेज की, तो वो भी मैं आपको भेज दूंगा। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं सेकंड पोर्शन की तरफ, और ये इंग्लिश के MCQs हैं, इसके हमारे 25 MCQs हैं। ठीक है, तो देखते हैं इंग्लिश के MCQs किस तरह से आए हुए सैम्पल पेपर के अंदर। तो 16th क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, फिल द ब्लैंक डैश स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो ये हमारे पास एक ईडियम है, दिस इज एक्चुअली एन ईडियम जिसको हम कहते हैं स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ये ऑप्शन होगा। मतलब कह सकते हैं ना कि एहतियात बेहतर है, तो इस तरह से साने से एहतियात जो है वो बेहतर है, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। 17 है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ रेकलेस, रेकलेस के मतलब हमारे पास होता है बेटा लापरवाह। तो अब इसकी रेकलेस की मतलब इसका जो मोहतात हो वो इसका अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट कह लें आप या फिर आप उसको कह लें एंटोनिम। तो रेकलेस का बेटा हो जाएगा हमारे पास डी, केयरफुल। 18th है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ मेर्ज, मेर्ज का मतलब होता है छोटी अमाउंट, लिटिल अमाउंट, थोड़ा सा, या हम कह सकते हैं कि बहुत कम। कोई चीज़ अगर है तो फिर वो चीज़ मेर्ज है। तो अब इसका उलट क्या हो जाएगा बेटा, अबेंडेंट, जिसकी जो चीज़ बहुत बहुतात में हो, जो चीज़ बड़ी तादाद में हो, दैट्स अबेंडेंट। तो इसका अपोजिट हो गया एंटोनिम हो गया। 19th है द टास्क वाज अकम्प्लिश डैश टाइम, तो अकम्प्लिश के साथ इन लगेगा, इन टाइम वक्त पर जो है वो काम को मुकम्मल कर लिया गया। 20 ही बाउट फ्लावर्स डैश हर, उसने ख़रीदे फूल उसके लिए, तो यहाँ फॉर आना चाहिए, ये ऑप्शन। 21 है व्हाट इज़ सेम एज जाइंट, जाइंट मतलब यही होता है कि बहुत बड़ा। तो बहुत बड़े के लिए दूसरा वर्ड हमारे पास क्या हो सकता है, ह्यूज हो सकता है। ह्यूज का मतलब ये होता है बहुत बड़ा, सिनोनियम लिखना था। 22 व्हाट इज सेम एज अनॉयड, अनॉयड मतलब होता है गुस्सा होना या तंग आना। तो गुस्से के लिए और एक वर्ड कौन सा हो सकता है, एंग्री, डी ऑप्शन। 23 है पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक जो चीज़ अगर होती है तो मतलब वो चीज़ बहुत आसान होती है, तो इसका ए हो जाएगा ईजी, सिनोनियम है। 24 द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज मेल, मेल जैसा एक और वर्ड क्या, मेल खत को हम लोग कहते हैं ना, जैसे ईमेल वगैरह, तो खत के लिए दूसरा वर्ड हमारे पास होता है पोस्ट, बी ऑप्शन। 25 है द फार्मर्स आर वर्किंग डैश द फील्ड, तो वर्किंग इन द फील्ड्स, वो खेतों में काम कर रहे थे, प्रेपोजिशन लगाइए। 26 है डोंट वेट फॉर मी आई डैश लेट, इट डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक, मेरा इंतज़ार मत करना शायद मैं लेट हो जाऊँ, ये डिपेंड करता है, इन्हसार करेगा ट्रैफिक पर कि ट्रैफिक कैसी है। तो आई माइट बी लेट, शायद मैं लेट हो जाऊँ। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं ना कि दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, आ भी सकता हूँ नहीं भी आ सकता हूँ, तो यहाँ पर माइट भी होना चाहिए, तो शायद के मायने में आएगा, पॉसिबिलिटी के मायने में आएगा। ठीक है। 27 है डोंट वरी अबाउट द बेबी आई विल लुक डैश हर व्हाइल यू आर आउट, तो यहाँ पर लुक आफ्टर होगा, लुक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है देखभाल करना। नेक्स्ट है 28 है इफ़ आई डैश यंगर आई डैश टू प्ले द पियानो बट आई एम टू ओल्ड नाउ, अगर मैं एक यंग होता तो मैं सीखता पियानो बजाना, लेकिन अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। तो ये एक हमारे पास पास्ट की बात कर रहे हैं, तो सेकंड कंडीशनल यहाँ पर लगेगा। तो इफ़ आई वर यंगर, अगर मैं जवान होता, आई वुड, यहाँ पर लर्न हो जाएगा, आई वुड लर्न, तो ये पूरा सही हो जाएगा। तो ये जाएगा आई वुड लर्न टू प्ले पियानो,
मतलब मैं सीखता पियानो बजाना, लेकिन बट आई एम टू ओल्ड नाउ, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ। तो ये फर्स्ट कंडीशनल है कि बताया जा रहा है कि जो कंडीशन है वो पूरी नहीं हो सकती, वो इमेजिनेशन में पूरी हो सकती है लेकिन रियल लाइफ में नहीं हो सकती है। तो सेकंड कंडीशनल का यही सिंपल तरीका होता है कि आप पास्ट इंडेफिनिट के साथ वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है ये सेकंड कंडीशनल का बन रहा है। ओके सॉरी, यहाँ पर वुड लर्न इसमें था तो सी नहीं होगा, डी हो जाएगा ना। वर के साथ वुड लर्न आ रहा है और आई के साथ वर ही आएगा यहाँ पर, चूंकि ये हमारा जो आई के साथ वर आ रहा है, बच्चे कहते हैं कि सर वॉज आना चाहिए, तो ये हमारा मूड है, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव मूड। तो सब्जेक्टिव मूड हम इमेजिनरी सिचुएशन के लिए इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इसलिए यहाँ पर वर ही आना चाहिए। 29 है, वेयर्स द कैश डेस्क, आई वुड लाइक टू पे डैश दिस बुक, आई वुड लाइक टू पे फॉर दिस बुक, मैं इस बुक के लिए पे करना चाहता हूँ। 30 वे माइट हैव अ पिकनिक, इट डिपेंड्स डैश द वेदर, इट डिपेंड्स ऑन द वेदर, ये मौसम पर इन्हिसार करता है कि हम पिकनिक पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। 31 गवर्नमेंट रन बाय सिंगल पर्सन इज कॉल्ड, एक शख्स अगर गवर्नमेंट चलाता है तो इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी, इसको ऑटोक्रेसी कहा जाता है। इसी को हम लोग कह सकते हैं दिस इज डिक्टेटरशिप भी कह सकते हैं ना, डिक्टेटरशिप। तो एक शख्स जो है वो क्या करे बेटा कि पूरे कंट्री पर राज करे और उसी की हुकूमत हो। लाइक हिटलर के वक्त जर्मनी में हिटलर जो था वो एक ऑटोक्रेटिक लीडर था, बिकॉज ही वॉज अ सिंगल पावर इन जर्मनी। और लाइक इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। 32 है, फाइंड द एनालॉजी, एनालॉजी बतानी है, मतलब लाइक कंपैरिजन करना है। स्लैप स्टिक इज टू लाफ्टर, स्लैप स्टिक इज एक्चुअली अ पीस ऑफ कॉमेडी, मतलब जब आप कॉमेडी देखते हैं तो आप हंसते हैं, तो उसका हो जाएगा हमारा डी, कि जब हॉरर देखते हैं तो आपको डर महसूस होता है। मतलब कॉज एंड इफेक्ट की बात यहाँ पर की जा रही है कि स्लैप स्टिक इज एक्चुअली द कॉज, सबब है, और लाफ्टर इज इट इज एक्चुअली द इफेक्ट। तो हॉरर जो है वो जब कॉज बनती है तो उसका इफेक्ट क्या होता है हमारा, दिस इज के फेयर या डर, खौफ आता है आपके अंदर। 33 व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ इनकंसिस्टेंस, इनकंसिस्टेंट से मुराद ये होता है कि जो एंटोनियम लिख रहा है ना, इनकंसिस्टेंट, जो कंसिस्टेंट ना हो, जो एक ही चीज़ के पीछे लगा ना रहे बल्कि उसका जहन बार बार चेंज होता रहे, तो उसका एंटोनियम हो जाएगा हमारे पास सी, स्टेट फास्ट। स्टेट फास्ट का मतलब होता है साबित कदम, तो एंटोनिम हो जाएगा ये। 34 है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट के मतलब होते हैं सख्त या स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट इसका जो है वो सिनोनियम है, तो इसका उलट हो जाएगा लीनियंट, लीनियंट से मुराद कोई चीज़ जो बड़ी नर्म हो, दैट्स लीनियंट। 35 है, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ ग्रूसम, ग्रूसम मतलब कह सकते हैं खौफनाक, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा खौफनाक करके वो चीज़ें, तो मतलब फ्राइटफुल, दैट्स ग्रूसम, खौफनाक है, दिल दहला देने वाली है, दैट इज ग्रूसम। 36 है, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ लिथार्जी, लिथार्जी का मतलब होता है सुस्त पड़ जाना, तो इसका हमारे पास हो जाएगा बी, दैट्स फटीग, थक जाना, दैट्स लिथार्जी। 37 है, द रिसर्च स्टडी इन एज एन आई ओपनर एंड डैश अस विद प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर नेशंस, रिसर्च स्टडी, देखो यहाँ पर ये जो हमारा सब्जेक्ट आया है बेटा, तो ये सिंगुलर आया है, अब सिंगुलर आया है और तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा अटेम्प्ट्स, बी ऑप्शन हो जाएगा, अटेम्प्ट्स एट एक्वेंटिंग अस विद प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर नेशन, ये प्रेजेंट सिंपल के साथ ये चलेगा हमारा क्वेश्चन। 38 है, माई डॉक्टर न्यू दैट आई वुड इवेंचुअली रिकवर एंड डू काइंड ऑफ वर्क डैश बिफोर, आई वुड इवेंचुअली रिकवर एंड डू काइंड ऑफ वर्क, वुड हैव बीन डूइंग, वुड हैड डन, देखो वुड एक बार आ गया, दूसरी बार वुड नहीं आएगा, ये और भी नहीं होगा। हैड बीन डन, हैड बीन डूइंग, हैड बीन डन नहीं हो सकता, क्योंकि जब अगर हैड बीन आ गया तो ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ, तो उसके बाद हमारा जो है वो डूइंग आना चाहिए, ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 39 है, डैश मी अबाउट योर प्रॉब्लम आई वुड हैव हेल्प यू, वुड हैव आ गया तो उसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा थर्ड कंडीशनल है, और थर्ड कंडीशनल में पास परफेक्ट के साथ वुड हैव लग रहा होता है, तो ये हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन है। हैड यू टोल्ड मी अबाउट योर प्रॉब्लम आई वुड हैव हेल्प्ड यू, अगर तुमने बताया होता मुझे अपनी परेशानी के बारे में तो मैंने तुम्हारी मदद की होती, तो ये पास्ट की अनरियल कंडीशनल की बात कर रहा होता है ये। 40 अपॉन द इंक्वायरी आई फाउंड आउट दैट आई हैड डैश द कार, तो आई कैपिटल होगा यहाँ पर,
इंक्वायरी पर मुझे पता लगा कि आई हैड, हैड आया ना, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म मिस्टेकन होती है, ये थर्ड फॉर्म है, मिस्टेक फर्स्ट फॉर्म है, मिस्टूक सेकंड फॉर्म है, ये तो एडवर्ब है मिस्टेकनली। तो यहाँ पर मिस्टेकन आ जाएगी, आई हैड मिस्टेकन द कार। तो बेटा ये हमारे पास 25 MCQs को इंग्लिश के जो यहाँ पर मैंने आपको कम्प्लीटली सॉल्व करा दिए विद एक्सप्लेनेशन। अब ये है कि अब और MCQs अगर आपको करने हैं तो उसके लिए मेरी यूट्यूब की प्लेलिस्ट, जो मेरा नाम है जैसे कि आप जानते हैं सर नसीम जुल्फ़िकार, और अगर आप दाऊद के एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो इंग्लिश के लेक्चर मैंने ECAT MD-CAT इंग्लिश डाले हुए हैं। ECAT MD-CAT के इंग्लिश के लेक्चर, प्लेलिस्ट का नाम है। अब 2023 में तो मैंने नहीं बनाया, 2022 का देख लें लेक्चर, या 2021 का लेक्चर देख लें, या 2020 का देख लें। 3 मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है ECAT MD-CAT इंग्लिश के लिए। तो इनमें से कोई भी प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो आपकी तैयारी जो है बेटा वो हो जाएगी। किसके लिए? ये दाऊद के एंट्री टेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये मैंने बताया। और अगर आपको नोट्स वगैरह रिक्वायर्ड है, प्रैक्टिस मटेरियल रिक्वायर्ड है इसके लिए, तो PDF मैं आपको भेज सकता हूँ। दोबारा से मैं नंबर बताया था 0300-215-2272, इस पर व्हाट्सएप करके जो है वो आप मुझसे इंग्लिश के PDF जो है वो रिक्वायर कर सकते हैं। बहुत ही लो कॉस्ट और लो चार्जेस पर जो है वो मैं ये PDFs प्रोवाइड कर रहा होता हूँ, ताकि आप जो है वो अपनी आप पसंद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें और अपना करियर जो है वो स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो ये इंग्लिश का पोर्शन बेटा यहाँ पर एंड हो गया। नेक्स्ट पोर्शन हमारा जो है वो एनालिटिकल या क्वांटिटेटिव रीजनिंग का है। इसी को हम लोग जो है वो शॉर्ट में हम लोग IQ कह रहे होते हैं। IQ के क्वेश्चंस हैं, एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, या इसी को हम लोग कह सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग। तो अलग अलग नाम बच्चे इस पोर्शन के देते हैं, ठीक है। इसके ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 क्वेश्चन हैं जो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें नंबर सीरीज़ हमारे पास, अक्सर नंबर सीरीज़ हम देखते हैं यहाँ पर आ रहे हैं। तो क्वेश्चन 41 है कि विच नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द पैटर्न। पैटर्न में अगला नंबर कौन सा आएगा? 37, 34, 31, 28। तो देखो ये एक सबसे पहले चेक करना है कि कॉमन डिफरेंस आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस किस तरह से चल रहे हैं यहाँ पर? अगर आप 37 में से माइनस कर दें 34 को तो आपके पास आंसर कितना आता है? 3 आता है। तो 3 का फ़र्क पड़ रहा है ना, मतलब इससे 3 कम हो जा रहा है, फिर इससे 3 और कम हो जा रहा है, फिर इससे 3 और कम हो जा रहा है। आप 28 में से 3 और कम कर दें, तो जब 28 में से आप 3 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास? 25। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा 25। तो इस तरह से लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। इसके लिए भी मैंने जो है प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो उस प्लेलिस्ट का नाम है लॉजिकल रीजनिंग का। तो लॉजिकल रीजनिंग वैसे मैंने वो MD-CAT के लिए बनाई है, लेकिन चूँकि ऐसी बात है कि लॉजिकल रीजनिंग सेम होती है, चाहे वो फास्ट का टेस्ट हो, वो चाहे वो आर्मी नेवी एयरफोर्स का टेस्ट हो, तो उन सब में लॉजिकल रीजनिंग सेम होती है। तो ये प्लेलिस्ट है मेरी लॉजिकल रीजनिंग के नाम से, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 लेक्चर होंगे मैक्सिमम। इसको आप देख सकते हैं दाऊद के एंट्री टेस्ट के लिए, ठीक है। और इसका PDF भी अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग का अलग से चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, तो मैं आपको भेज दूंगा। सेकेंड है 42 है, व्हाट नंबर बेस्ट कंप्लीट्स द एनालॉजी दिस। कौन सा नंबर बेस्ट कंप्लीट करता है इस एनालॉजी को? 8:4 is 10:, what, ठीक है। सो 8 का 4 से रेशियो ना, मतलब हाफ हो जा रहा है। 8/2 = 4, तो 10/2 = 5। दैट्स इजी, 5 आंसर हो जाएगा। 43 इंसर्ट द मिसिंग नंबर 6, 8, 10, 18, 34। तो अब यहाँ पर देखें क्या हमारे पास पैटर्न बना, 6 फिर 10 फिर 18 फिर 34। तो 6 पर 4 ऐड किया पहले तो 10 हुआ, 10 पर फिर 8 ऐड किया तो 18 हुआ, 18 पर फिर 16 ऐड किया तो फिर 34 हुआ। अब 16 का डबल मतलब 32 ऐड करेंगे 34 में। तो 34 में जब आप 32 ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 66। 44 है, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज? 18, 10, 6, 4। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये माइनस का 8 हो जा रहा है पहले, फिर ये माइनस का 4 हो जा रहा है, फिर ये माइनस का 2 हो जा रहा है, अब ये माइनस का 1 होगा, तो 3 आ जाएगा आंसर। तो ये एक सिंपल इस तरह से पैटर्न को सेलेक्ट करना होता है। 45 है, 2 डाइस आर रोल्ड, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन विच एटलीस्ट 1 डाइस शोज 2 इज डैश। 2 डाइस को रोल किया गया कि वो पॉसिबल आउटकम जिसमें एटलीस्ट 1 डाइस शो 2 करेगा वो क्या हो सकता है? तो यहाँ पर इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा डी ऑप्शन 5। जब इसको आप सॉल्व करेंगे यूजिंग द रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो आप देख सकते हैं कि किसी भी 2 डाइस को रोल किया जा रहा है, 2 डाइसेस उनको रोल करने, और ये पॉसिबिलिटी कि किसी भी एक डाइस में कम से कम जो है 2 आएगी, इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो 5 के बराबर होगी, ठीक है। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम वो 5 हो सकते हैं।
ठीक है, कि एटलीस्ट एक डाई जो है उसके अंदर हमारे पास जो है वो 2 आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, द पॉइंट 5 -5 3 इज द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड P7 -2 लाइज ऑन द सर्किल, द रेडियस ऑफ द सर्किल इज, मीन्स के कह रहे हैं कि हमारे पास एक सर्किल है, ये सर्किल मौजूद है, सर्किल में यह सेंटर है, सेंटर जो है वो दैट इज -5 है, और कोई एक पॉइंट है जो कि क्या है, पॉइंट P है 7 -2 है। तो अब हमें रेडियस अगर बताना है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जैसे कि x1 है, ये y1 है, ये हमारे पास x2 है, ये हमारे पास y2 है। तो अगर हमें डिस्टेंस यूज़ करना है तो डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। आप जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। तो जब इसको डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास आंसर जो है वो निकल कर आएगा 13, ठीक है। तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिया किस तरह से ये होगा। देन इसके बाद 47, एनी पोर्शन ऑफ द सर्किल विल बी नोन एज डैश ऑफ अ सर्किल, तो इसको हम कहते हैं आर्क, आर्क ऑफ द सर्किल। जैसे कोई भी सर्किल का एक पोर्शन अगर आपने ले लिया यहाँ से यहाँ तक, दिस इज एन आर्क। 48 है द यूनिट ऑफ 2 नॉन कोलिनियर रेस विच हैव कॉमन एंड पॉइंट, तो 2 नॉन कोलिनियर रेस जिनका कॉमन एंड पॉइंट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज एन एंगल। तो रेस है यहाँ पर, जैसे कि ये हमारे पास एक रे जा रही है, कि ये रे जा रही है, तो ये कॉमन एंड पॉइंट इनका है, तो ये हमारे पास क्या है, एक एंगल है, सिंपल। 49 है द सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट, जिसको हम नल सेट भी कहते हैं, 5 से शो करते हैं या फिर इस तरह से कहते हैं। 50 है चूज द मिसिंग टर्म आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव, देखो एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई सब में सेम आ रहा है। नाउ ए से बी चल रहा है, फिर बी से सी चल रहा है, इस तरह सी से डी चल रहा है, डी से ई चलेगा, तो हमारा आएगा एक्स वाई ई, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन है बेटा एनालिटिकल रीजनिंग के या क्वांटिटेटिव रीजनिंग के, जिसका हम लॉजिकल रीजनिंग भी कहते हैं। उसके फर्दर और लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं मैं लॉजिकल रीजनिंग नाम के प्ले लिस्ट में, तो वहाँ से जाकर आप अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। इतने सारे मैंने आपको मल्टीपल तरह के क्वेश्चंस उसके अंदर बताए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 जो है ना बेटा वो कंपलसरी सेक्शन हमारे पास ख़त्म हो गए। तो 3 कंपलसरी सेक्शन क्या है बेटा, जीके सबका आएगा, इंग्लिश जो है वो सबकी आएगी, और आईक्यू, ये दाऊद के अंदर ये 3 पोर्शन सबके आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं अलग से स्पेशल, लाइक फिज़िक्स का सेक्शन आएगा, और फिज़िक्स का सेक्शन किन के लिए, तो तमाम प्रोग्राम्स के लिए जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे दाऊद के अंदर फिज़िक्स वो जो है लाजमी देंगे। फिर इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस सारे। केमिस्ट्री का पोर्शन सिर्फ इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए है, मैथमेटिक्स का पोर्शन सिर्फ प्री इंजीनियरिंग के लिए कंपलसरी, ठीक है। और बायोलॉजी का पोर्शन प्री मेडिकल के ग्रुप के लिए लाजमी है, और कंप्यूटर सेक्शन कंपलसरी कंप्यूटर साइंस वालों के लिए है, और जनरल मैथ्स कंपलसरी है सिर्फ कंप्यूटर साइंस या जनरल साइंस ग्रुप वालों के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह से ये चीज़ें आपको देखनी है कि आपका कौन सी फैकल्टी आपको उसके लिहाज से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है बेटा। सो यहाँ पर अब हमारे पास फिजिक्स के एमसीक्यूज़ आएंगे, 51 एमसीक्यूज़ है, तो मैं सारे आपको यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ। अगरचे फिजिक्स जो है वो मैं नहीं अपलोड करता उसके लेक्चर्स, बट काफ़ी बेसिक एमसीक्यूज़ हैं, तो ईजी है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको सॉल्व कर देता हूँ सारे क्वेश्चंस। आपके 20 क्वेश्चंस जस्ट हैं। 51 है द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन अ बॉडी अपॉन एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा मोमेंट ऑफ फोर्स, ए ऑप्शन। 52 if no external force acts on a system of bodies, the total linear momentum of the system of bodies remains constant. Which law states that? तो ये हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सी ऑप्शन। 53 एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी इन मोशन, मूवमेंट के थ्रू जो एनर्जी आती है हमारे पास उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और जब एक तो ये एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी इन पोजीशन, तो पोजीशन के जरिए अगर कोई एनर्जी अगर आ रही है किसी बॉडी में तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों में एक खास एक डिफरेंस है, ठीक है। 54 है विच लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, तो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, क्या बॉडी टेंड्स टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन until and unless an unbalanced force is applied on it, ये हमारे पास कहलाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। 55 है द स्टडी ऑफ फिजिक्स डील्स विद लॉज ऑफ मोशन, द स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम, फोर्स प्रेजेंट इन द नेचर, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा।
56 is a branch of physics that deals with the nuclear particles such as neutrons, protons and nuclear structure is called. So this is called D, nuclear physics. 57 is the idea that light is electromagnetic waves was introduced by. मतलब ये आइडिया कि लाइट जो है वो असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये किस साइंसदान ने इसको मुतारिफ किया था, इसको बताया था? तो ये इसको बताया था साइंटिस्ट, उसका नाम था मैक्सवेल प्लांक। मैक्सवेल प्लांक कोई साइंटिस्ट नहीं है, प्लांक इज अनदर साइंटिस्ट। इसका जो पूरा नाम था वो था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, पूरा नाम ये था इसका। 58 डैश इज एरिया ऑफ फिजिक्स, केमिकल फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, मैकेनिक्स, नॉन ऑफ द अबव। इसमें यहाँ पर ये होना चाहिए डैश इज नॉट एन एरिया ऑफ फिजिक्स, तो सही आंसर होता। फिर हम केमिकल फिजिक्स लगा लेते हैं, वरना एस्ट्रोफिजिक्स, मैकेनिक्स ये दोनों फिजिक्स के ब्रांचेज हैं। 59 है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोपेगेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है एकॉस्टिक, डी ऑप्शन। 60 है फिजिक्स बेस्ड ऑन न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड क्लासिकल फिजिक्स, बी ऑप्शन। 61 है पास्कल इज फेमस फॉर हिज वर्क, तो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था ब्लेस पास्कल, तो मशहूर किस वजह थे, हाइड्रोडायनामिक्स पर उन्होंने काम किया था, दैट्स वाई। 62 है कि सिस्टम इंटरनेशनल वाज एस्टैब्लिश्ड इन, ऐसा यूनिट जो है सिस्टम इंटरनेशनल वो कब इस्टेब्लिश हुआ, तो वो 1960 में इस्टेब्लिश हुआ। 63 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी, तो एरिया जो होती है वो ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है जो कि लेंथ इनटू ब्रेथ होती है, मतलब इसको हम लोग जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव करते हैं। 64 है द फंडामेंटल क्वांटिटीज विच फॉर्म बेसिक्स फॉर एम के सिस्टम आर, एम तो मीटर किलोग्राम सेकंड ना बेटा, तो ये लेंथ हो गया, ये फिर मास है, अभी ये टाइम है, उसका डी ऑप्शन हो जाएगा, मास, लेंथ एंड टाइम। 65 है मीटर इज द बेसिक यूनिट ऑफ सिंपल लेंथ। 66 है किलोग्राम इज द बेसिक यूनिट ऑफ मास, बी ऑप्शन। 67 है 1 माइल इज इक्वल टू, 1 मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो 1.609 किलोमीटर्स के बराबर होता है। 68 है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर यूनिट है डिस्टेंस की, फासले की, टाइम की नहीं है, मतलब एक साल में लाइट या रोशनी जितना ट्रैवल करती है उस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं, दैट इज को लाइट ईयर। 69 है द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज डैश, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या हमारे पास होती है, तो फोर्स की ऐसा यूनिट हमारे पास होती है, दिस इज एक्चुअली न्यूटन, सिंपल। 70 है टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच फ्रॉम सन टू अर्थ इज, दैट्स 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये फिजिक्स के एमसीक्यूज बेटा सारे कंप्लीट हो गए। अब आ रहे हैं नेक्स्ट केमिस्ट्री का सेक्शन, जो प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल वाले बच्चे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 71 से स्टार्ट हो रही है। ओजोन रिएक्ट्स विथ इथीन टू फॉर्म व्हाट, ओजोन जब इथीन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, तो ये हमारे पास बनाएगा बी ऑप्शन, ओजोनाइड, ओजोनाइड की फॉर्मेशन करेगा। ओजोनाइड हमारे पास एक कंपाउंड होता है, अनस्टेबल कंपाउंड होता है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, लाइक कार्बन इस तरह से होते हैं ना, 6 कार्बन इस तरह से लगे होते हैं, इसके बाद इस तरह से 3 ऑक्सीजन इस तरह से लगे होते हैं यहाँ पर, 3 ऑक्सीजन इस तरह से लगे होते हैं यहाँ पर, और इस तरह से 3 ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच होते हैं। तो दिस इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोनाइड, और ये काफ़ी अनस्टेबल कंपाउंड होता है, तो ये बेंजीन की ऑक्सीडेशन से भी बनता है, और साथ में आपका ओजोन जब इथीन से रिएक्शन करता है तो भी इसकी फॉर्मेशन होती है ओजोनाइड की। 72 है द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन अ कंपाउंड इज अ साइन ऑफ अनसैचुरेशन, जब डबल बॉन्ड आती है तो अनसैचुरेशन आता है कंपाउंड के अंदर। 73 है फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म इज, क्लोरोफॉर्म हमारे पास होता है CH Cl3 NaCC है ये। 74 द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन इज एसिटाइलिन, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एसिटाइलिन ही हम लोग कहते हैं इथाइन को, क्योंकि इथाइन अनसैचुरेटेड है, दैट्स वाई ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। बाकी इथेन, हेप्टेन और टोलुइन नहीं हो सकता, बिकॉज ये सारे अल्केन्स हैं। 75 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिसाइक्लिक, इसमें से कौन सी एलिसाइक्लिक नहीं है, ठीक है। तो एलिसाइक्लिक से मुराद यहाँ पर हम क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक से मुराद हमारे पास दिस इज नॉन बेंजोइड्स, जिससे बेंजीन रिंग नहीं होता, साइक्लिक तो होंगे लेकिन नॉन बेंजोइड्स होंगे।
तो जहाँ पर देखो टोलुइन यहाँ पर एलिसाइक्लिक नहीं है, चूँकि टोलुइन हमारा एरोमेटिक है या फिर हम इसको कह सकते हैं कि हमारा बेंजोइड है। क्यों? चूँकि जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं कि बेंजीन रिंग आ रहा है टोलुइन के अंदर, दैट्स वाई हमारा इट इज़ नॉट एलिसाइक्लिक। बाकी साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन ये सारे हमारे पास एलिसाइक्लिक है, साइक्लोअल्केन्स हैं। 76 सिंथेटिक रबर इज मेड बाय द पोलीमराइजेशन ऑफ, ये सिंध बोर्ड में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, फेडरल बोर्ड में पढ़ते हैं, FTB में ये वहाँ से लिया गया है कि इसकी जो सिंथेटिक रबर है इसको क्लोरोप्रीन से बनाते हैं। क्लोरोप्रीन क्या होता है बेटा? इसका मोनोमर होता है, इससे सिंथेटिक रबर बनता है जिसको हम लोग कहते हैं नियोप्रीन। ठीक है। इसके बाद 77 हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ डैश। HF के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वैसे HCl, HI, HBr में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही नहीं, तो इन तीनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, सिर्फ HF के अंदर ही होगी। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो तब होती है जब हाइड्रोजन मिलता है FON में से किसी एक एलिमेंट के साथ। 78 है विच इज़ द मोस्ट पोलराइज्ड नोबल गैस। इसमें से कौन से नोबल गैस जो है वो सबसे ज़्यादा पोलराइज्ड है? तो देखो पोलराइजेशन, हमें ये चीज़ पता होता है कि जब पोलराइजेशन है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। जितना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होगा उतनी ज़्यादा पोलराइजेशन आएगी। तो सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन यहाँ पर, अब आप जानते हैं 8A ग्रुप के अंदर हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ये सारे होते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सारे पीरियड चल रहे हैं। तो रेडॉन का एटॉमिक साइज सबसे बड़ा होगा बिकॉज इट हैज़ 6 शेल्स, सो रेडॉन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। 79 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में किसको यूज़ करते हैं? कौन से नोबल गैस को? वैसे तो हम जानते हैं कोबाल्ट 60 को इस्तेमाल करते हैं केमोथेरेपी के लिए, लाइक कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा किस नोबल गैस को इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पर हम लोग जो जीनॉन है रेडॉन जो है RN, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेडियोथेरेपी के लिए, क्योंकि रेडॉन इज़ द ओनली रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव गैस। ठीक है। चूँकि नोबल गैस के अंदर हम कोई भी ग्रुप में जाते हैं हमें पता है सबसे नीचे वाला जो एलिमेंट होता है अपने हाई मॉलिक्यूलर वेट की वजह से या हाई एटॉमिक नंबर की वजह से वो रेडियो एक्टिव होता है। अब रेडियो एक्टिव है तभी उसको रेडियोथेरेपी में इस्तेमाल करते हैं, दैट्स वाई। 80 ब्लीचिंग पाउडर इज़ नॉट यूज्ड फॉर ब्लीचिंग। ब्लीचिंग पाउडर इनमें से किसको ब्लीच करने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता है? इसका ऑप्शन होगा A कॉटन। चूँकि कॉटन ऑलरेडी वाइट होता है तो उसको ब्लीचिंग की नीड नहीं होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कॉटन आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो एंड हो गया MCQs केमिस्ट्री के। तो केमिस्ट्री के जो MCQs हैं अगर आपको सॉल्व करने हैं मेरे चैनल से, तो मेरे चैनल में सिंपल सी बात है कि ECAT MDCAT जो है ना उसके लिए मैंने केमिस्ट्री के पोर्शंस डाले हुए हैं। अब उसमें मैंने 3 ईयर का डाला हुआ है, 2023 में तो डाल ही ना, लेकिन कंप्लीट 22 और 21 के और 2020 में कंप्लीट डले हुए हैं। तो यहाँ से आप तीनों में से कोई भी ईयर देख सकते हैं केमिस्ट्री के लिए। क्योंकि मेरा अपना सब्जेक्ट है उसके लेक्चर्स में अपलोड करता हूँ और बड़ी तादाद में मैंने इसके लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। तो आप केमिस्ट्री की तैयारी इस तरह से आप इस जो है वो प्लेलिस्ट से कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स रिक्वायर्ड है, प्रैक्टिस मटेरियल रिक्वायर्ड है, तो दोबारा से मैं नंबर शेयर करता हूँ, इस नंबर से आप प्रैक्टिस मटेरियल भी मुझसे ले सकते हैं PDF व्हाट्सएप करके। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मैथमेटिक्स का सेक्शन स्टार्ट होगा, अगला सेक्शन। तो मैथ्स के हमारे पास इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो 20 क्वेश्चंस हैं, 20 सवालात हैं। क्वेश्चन 81 है कि व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस 1, 3, 9, 27 और आगे बढ़ रहे हैं। तो अब किस तरह से बढ़ रहे हैं? इसमें 1 है, 1 का क्यूब स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 97, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर किया, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करा, सॉरी 3 टू मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं, मल्टीप्लाई 3 किया, मल्टीप्लाई 3 किया, मल्टीप्लाई 3 किया। उसके बाद 27 को भी हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसका आंसर हमारे पास हो गया 81, तो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये लॉजिकल रीजनिंग में भी सेम इसी तरह के सवाल आए थे और यहाँ पे भी सेम रिपीट हो रहे हैं। 82 है 4 people can do a work in 40 minutes, then 8 people can do the same work in dash minutes। अगर 4 लोग एक काम 40 मिनट में करते हैं तो 8 लोग उस काम को कितने मिनट में करेंगे? अब 4 लोग 40 मिनट में कर रहे हैं तो 8 लोग डबल हो गया, तो टाइम हाफ हो जाएगा, तो 20 मिनट्स में कर लेंगे, सिंपल। नेक्स्ट है 83
क्वेश्चन है कि 0.003 मल्टीप्लाई बाय 0.02, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो सिर्फ करना है कि इसका सिंपल ट्रिक है, आपको उसको कंप्लीट सॉल्व करने की नीड नहीं है। और चूंकि कैलकुलेटर इसके अंदर अलाउ नहीं है तो हम डायरेक्टली उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.003 को 0.02 से, तो देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6 आ जाएगा। बाकी जीरो हमारे पास यहाँ पर कितना है 1 2 3 0 है ना, 3 0, एक जीरो आप अपनी तरफ से ऐड करें, तो ये 0.4 टाइम्स 0 6 हो जाएगा। ये डी ऑप्शन। 84 है व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डेटा सेट दिस। अब इसको सिंपल डेटा सेट का मीन निकालना है, तो 4 + 5 + 0 + 10 + 8 + 3 और डिवाइड कर दो उसको 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है 6 है, ठीक है। तो जगह 10 + 5 15 15 + 4 दैट्स 19 19 + 3 19 20 22 22 + 8 दैट्स 30 30 अपॉन 6, ठीक है। 6 1 = 6 6 5 = 30, तो 5 आंसर हो जाएगा बेटा बी ऑप्शन। तो अर्थमेटिक मीन निकालने के तरीका होता है, इसी को हम लोग एवरेज भी कहते हैं, दैट्स एवरेज, बस आपको निकालना है। नेक्स्ट है 3⁵ और 3 की पावर क्यूब, ठीक है। तो ये सिंपल है, बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगा 5 - 3, तो ये हमारे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 हो जाएगा, सिंपल। 86 है, ये 3 की पावर हमारे पास 5/3 की पावर 4, 5 - 4 हो गया ये, दैट्स 1 + 3 आंसर आ गया, दैट्स इजी। उसके बाद 87 है कि क्यूब रूट है, उसके बाद फिर स्क्वायर रूट है 64 का, ठीक है। तो 64 8 8 = 64 होता है, तो क्यूब रूट हमारे पास जो है वो निकल गया 8 निकल गया। उसके बाद जो है वो क्यूब, जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे 64 का तो 8 निकलेगा, फिर 8 का क्यूब रूट जब आप निकालेंगे तो वो 2 निकल जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 88 है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन। x की क्या वैल्यू होगी इक्वेशन के अंदर, एलसीएम लेकर कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास हो गया 3 2 = 6 हमारे पास आ जाएगा, 6 आ गया, फिर 2 3 = 6 3x हो गया, प्लस 3 2 = 6 2x हो गया, इक्वल टू 10। ये हमारे पास हो गया 5x / 6 = 10, फिर ये हमारे पास हो गया 5x = 60 और x = 60/5, तो 12 आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। ए ऑप्शन करेक्ट। दैट्स इजी क्वेश्चंस हैं, मतलब जनरल मैथमेटिक्स पूछे जा रहे हैं, बेसिक मैथ्स है जो आपसे यहाँ पर आस्क किया जा रहा है, एंड दे आर सो मच इजी। सिंस के मैं मैथ्स के टीचर भी नहीं हूँ, बट इतनी बेसिक चीज़ है कि इसको आप खुद कर सकते हैं। 89 है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन। x की वैल्यू क्या आएगी इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। वैसे पहले चीज़ों को हम इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हैं, तो 4/3 √10 x - 4 = प्लस का 8, फिर उसके बाद √10 x - 4 = 8 × 3 डिवाइड बाय 4, ये हमारे पास 4 × 4 हो जाएगा, 4 2 = 8 हो जाएगा, 2 3 = 6 हो जाएगा, तो √10 x - 4 = 6 हो गया ये। देन फिर हम क्या करते हैं बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, तो 10x - 4 = 6 का स्क्वायर कितना हो गया 6 × 36, इसके बाद 10x बराबर हो गया 36 + 4, तो 10x बराबर हो गया 40 और x बराबर हो गया 4 के। सी ऑप्शन आ गया कंप्लीट। देखो विदाउट कैलकुलेटर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। 90 है द प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज इज 5 सेंट, व्हाट इज द प्राइस इन डॉलर ऑफ 1 डजन ऑफ ऑरेंजेस। मतलब एक ऑरेंज की प्राइस जो है ना बेटा वो 5 सेंट है, एक दर्जन ऑरेंज की प्राइस हमारे पास कितनी होगी, तो सेंट में अगर बात करें तो 5 × 12 60 सेंट जो है ना बेटा, ये आ गए हमारे पास 60 सेंट हमारे पास आ गई कितने 12 ऑरेंजेस की प्राइस। फिर डॉलर्स में बताने हैं तो एक आपको पता है कि $1 के अंदर 1 डॉलर के अंदर देयर आर 100 सेंट्स, ठीक है। तो 60 डिवाइड बाय 100 कर देंगे इसको हम, तो 0 से 0 कट गया, ये 2 3 = 6 2 5 = 10 3/5, सी आ जाएगा हमारा, ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन 91 है एट प्रेजेंट द एज ऑफ एलिस इज x - 10 ईयर्स, व्हाट विल बी हर एज आफ्टर 12 ईयर्स। तो अभी x - 10 ईयर्स है, 12 साल बाद कितनी एज होगी, तो +12 कर दिया, ये हमारे पास x + 2 आ गया आंसर, इजी।
92 है, Mr. A can do a particular work in 6 hours and Mr. B can do the same work in 14 hours. How much time it will take if they work together? कह रहे हैं कि मिस्टर ए एक काम 6 घंटे में कर सकते हैं, मिस्टर बी वही काम 14 घंटे में कर सकते हैं। बता दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा सेम वर्क के लिए। तो बेटा 92 क्वेश्चन का आंसर हमारे पास हो जाएगा 4 hours and 12 minutes, 4 घंटे 12 मिनट में दोनों मिलकर जो है वो ये काम कंप्लीट कर लेंगे। 93 है, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस 1 2 6 22? इसमें नेक्स्ट सीक्वेंस में कौन सा नंबर आएगा? 93 है, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस 1 2 6 22? तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि 1 को हम क्या कर रहे हैं इंटू 4 कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर -2 कर दे रहे हैं तो 2 आ जा रहा है। अब 2 को हम मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहे हैं 8, फिर -2 कर दे रहे हैं, फिर 6 को मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहे हैं, फिर -2 कर दे रहे हैं। अब 22 को भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई 4 करेंगे -2 कर देंगे तो 22 4 से 88 हो जाएगा, -2 यहाँ पर अगर हम करेंगे इसको तो दैट्स 86। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 94 है, व्हाट इज द सम ऑफ द सीक्वेंस दिस? तो ये समेशन है k = 0 और एंडिंग है 4 1 + k फैक्टोरियल। k की वैल्यू 0 से 4 तक चलानी है तो इसको हम किस तरह से निकालेंगे बेटा? तो दैट्स 1 + 0 फैक्टोरियल प्लस 1 + 1 फैक्टोरियल प्लस 1 + 2 फैक्टोरियल प्लस 1 + 3 फैक्टोरियल प्लस 1 + 4 फैक्टोरियल। तो 1 + 0 फैक्टोरियल तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 1 हो गया, 1 + 1 फैक्टोरियल ये भी हमारे पास, तो यहाँ पर 1 + 0 फैक्टोरियल ये हमारे पास ये, तो 0 फैक्टोरियल 1 होता है ना, ये हमारा 2 आ गया। 1 + 1 फैक्टोरियल में हमारे पास 2 आ जाएगा ये, प्लस 1 + 2 फैक्टोरियल मतलब 1 + 2 × 1 ये हमारे पास 2 आ जाएगा। इसके बाद 1 + 3 फैक्टोरियल तो 3 × 2 = 6 आ जाएगा, प्लस 1 + 4 फैक्टोरियल दैट्स 4 फैक्टोरियल मतलब 3 × 4 × 3 × 2 प्लस 1 तो 4 3 = 12, 12 + 2 24, 24 आ गया। इनको हम कंप्लीट को अब हम सॉल्व कर लेंगे दैट्स 2 + 2 + 3 + 7 + 25। तो उस कंप्लीट को अगर आप सॉल्व करें तो ऐड कर दें इनको, इसका आंसर अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास 39 आ रहा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से इसको निकालना है, इसको सॉल्व करना है जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। 95 व्हाट इज द 31st टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 4 7 10? ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। कॉमन डिफरेंस डी हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 3, तो टी एन हमारे पास पता है, दिस इज सीक्वेंस सीरीज का सवाल है ए प्लस n - 1 इंटू डी। तो टी 31 अगर हमें निकालना है तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है प्लस एन हमारे पास 31 - 1 इंटू डी, डी कॉमन डिफरेंस 3 है तो टी 31 हमारा निकल गया 1 + 30 इंटू 3, ये हो जाएगा 1 + 30 और 3 कितना हमारे पास हो गया दैट्स 90। तो ये हमारा 91 निकल कर आया सामने, बी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से व्हाट इज द 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस m - 2n m - n m, तो -2n है, फिर n हो रहा है, फिर m हो रहा है, फिर m बढ़ते जाएगा, इस तरह से चलता जाएगा ना टर्म। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, इस तरह 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये m तो एक एक करके m बढ़ता जा रहा है, m हुआ, अब उसके बाद m + n होगा, फिर m + 2n होगा, फिर m + 3n होगा, फिर m + 4n होगा, फिर m + 5n होगा, फिर m + 6n होगा, फिर m + 7n होगा और फाइनली m + 8n हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। मतलब इसको हम इस तरह से भी फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं n टर्म के, लेकिन हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 97 है 2 + 2 - 2 इंटू 2 / 2, ये बॉड मास का सवाल है, बॉड मास रूल से बनेगा। तो पहले बॉड मास के लिए ऐसे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 / 2 ये हमारा हो गया, ये मिलाकर ही हो गया 1, फिर ये तो 2 1 = 2 हो गया, तो 2 + 2 - 2, तो 2 2 कट गया, सिर्फ 2 आंसर आ गया, दैट्स सी ऑप्शन। 98 if x = -1 व्हाट वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन? x की वैल्यू -1 पुट कर दो बस, -1 की पावर 3 + 4 -1 + 12,
तो ये तो हमारे पास -1 की 1 3, तो ये हमारे पास 1 निकल कर आ गया। -1 का क्यूब है तो -1 इंटू -1 इंटू -1 निकल कर आया, प्लस तो नहीं सॉरी, ये -4 हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। तो माइनस का 5 प्लस का 12, तो 12 में से 5 निकालो, 2 3 4 5 7 बच के 7, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। 99 एन एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्रीज इज कॉल्ड, दैट्स इजी राइट एंगल। 100 है द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल टू इट्स सेंटर इज कॉल्ड, दैट्स रेडियस, कि कोई भी सर्किल है उसके सेंटर से लेकर लास्ट उसके डिस्टेंस पॉइंट तक का, दैट्स कॉल्ड रेडियस। तो डी ऑप्शन हो गया। तो ये 100 क्वेश्चन हमारे पास हो गए बेटा। अब नेक्स्ट बायोलॉजी सेक्शन है, तो मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, इंशाल्लाह बायोलॉजी को भी मैं सॉल्व कराऊंगा। ये प्री मेडिकल ग्रुप का है, तो उसको देखते हैं, इसके क्वेश्चंस भी देखते हैं। 20 क्वेश्चन है जो मेडिकल से स्टूडेंट्स आ रहे हैं अप्लाई करने के लिए, इसमें जिन्होंने एडिशनल पेपर दिए हैं या फिर, तो उनके लिए फिर बायोलॉजी का सब्जेक्ट भी आएगा इसके अंदर। तो 101 है ऑप्टिमम पीएच फॉर एंजाइम पेप्सिन इज, पेप्सिन के लिए ऑप्टिमम पीएच क्या है? तो पेप्सिन हमें पता है कि एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, बायोकेमिस्ट्री में इसको हम लोग पढ़ रहे होते हैं, तो ये एसिडिक मीडियम पे वर्क करता है, तो 6.8 इसका ऑप्टिमम पीएच है। 102 है एग्जाम्पल ऑफ प्लेसेंटल मेमल, प्लेसेंटल मेमल इसमें से कौन सा है? तो प्लेसेंटल मेमल इसमें से हमारे पास डॉल्फिन, कैंगेरू, एक्नीडा, ओपोसम। तो इसमें से प्लेसेंटल मेमल कौन है जो अपने ऑफस्प्रिंग को प्लेसेंटा में डेवलप करती है? ठीक है, तो उसमें डॉल्फिन हमारे पास प्लेसेंटल मेमल है, जबकि कैंगेरू जो होता है वो दिस इज नॉट प्लेसेंटियल, दिस इज कॉल्ड मार्सुपियल। तो ये अलग होते हैं, बैग्स होते हैं इनमें, ठीक है। 103 है पॉइजनस मशरूम्स आर कॉल्ड, पॉइजनस मशरूम्स को क्या कहा जाता है? तो पॉइजनस मशरूम को टोड स्टूल्स कहते हैं, जिनको खाया नहीं जा सकता। नॉर्मल पीएच ब्लड का कितना होता है बेटा? स्लाइटली बेसिक होता है 7.4, वैसे वो असल में 7.35 से लेकर 7.45 के इन बिटवीन होता है। 105 है द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मोर एफिशिएंट इन, रेस्पिरेटरी सिस्टम बर्ड्स में, फिशेस में, रेप्टाइल्स में, एम्फीबियन में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट किसके अंदर पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो बर्ड्स के अंदर पाया जाता है। बर्ड्स में दैट्स वाई कि वो बहुत ज़्यादा लंबी उड़ान भर सकती हैं और वो थकती भी जल्दी नहीं है, इस वजह से इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है, तो दैट्स वाई ऐसा होता है। 106 है द पार्ट ऑफ फ्लावर विच डेवलप्स इनटू फ्रूट, वो कौन सा पार्ट है फ्लावर का जो फ्रूट में डेवलप होता है? दैट्स एक्चुअली फ्लावर है, फ्लावर तो नहीं होगा, सीड भी नहीं बनता, सीड से तो ग़िज़ा उगती है, दैट्स ओवरी वॉल, डी ऑप्शन, जो कि फ्रूट में कन्वर्ट होता है। 107 है कि हेपेटिक एंड पेंक्रियाटिक सेक्रेशंस आर आल्सो स्टिमुलेटेड बाय हार्मोन, हेपेटिक और पेंक्रियाटिक सेक्रेशन जो है वो कौन से हार्मोन से स्टिमुलेट होते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास दैट इज सेक्रेटिन, ये हमारे पास एक हार्मोन है जो कि इसको स्टिमुलेट करता है। 108 टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डैश, तो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्वेशन की हमारे पास कहलाते हैं दैट्स हाइपोथेसिस। 109 है रेस्पिरेटरी एक्टिविटी विच अकर्स इन प्लांट्स ड्यूरिंग द डे टाइम इज, इसको हम लोग कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो होती है। 110 है द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज, दैट्स एनाटॉमी। 111 है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज, दैट इज पैलियोंटोलॉजी, ए ऑप्शन। 112 है फूड एंड माउथ डिजीज इज कॉज्ड बाय एल्गा, इसका बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, तो ये बैक्टीरिया की वजह से होता है फूड एंड माउथ डिजीज। 113 है सम बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड रिलीज डैश, कुछ बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करते हैं। 113 है सम बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड रिलीज डैश, कुछ बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन को और क्या रिलीज करते हैं? तो बैक्टीरिया को, प्रोटीन तो अमीनो एसिड से बनता है, वो नाइट्रेट रिलीज करेगा क्योंकि उसमें नाइट्रोजन होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 114 है द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड, दैट आर ओमनिवोर्स। 115 है इन प्लांट्स स्टंटेड ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ डैश, ग्रोथ ऑफ फ्रूट की स्टंटेड ग्रोथ जो है वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है? तो इसका आंसर हमारे पास है बी, फॉस्फोरस। 116 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्निवोर,
डेयर एक कार्निवोर नहीं है, हम जानते हैं, बिकॉज डेयर इज अ हर्बीवोर, ये घास खाती है या प्लांट्स को ईट करती है। 117 है मैड काउ डिजीज इज कॉज्ड बाय, तो मैड काउ डिजीज किसकी वजह से होती है? देखो मैड काउ डिजीज होता है प्रियॉन्स की वजह से, सी ऑप्शन। 118 है हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज, क्योंकि सेल की जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है? दिस इज साइटोलॉजी। 119 है स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय, तो स्मॉल पॉक्स जो है वो किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। 120 है टेक्निकली अ सीड में बी डिफाइंड एज फर्टिलाइज्ड डैश, टेक्निकली सीड जो होता है वो फर्टिलाइज्ड एक तरह से एग होता है, ए ऑप्शन। ठीक है, सारे हो गए बायोलॉजी के एमसीक्यूज जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए थे। नेक्स्ट सेक्शन कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज का है, जो कंप्यूटर साइंस और जनरल साइंस वाले बच्चे इसको बताएंगे, इसको अटेम्प्ट करेंगे। इसमें इसके 20 एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट सीपीयू इंक्लूड्स ऑल कंपोनेंट्स एक्सेप्ट प्राइमरी स्टोरेज, ये सीपीयू में नहीं पार्ट होता, बाकी एएलयू जिसको हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो ये हमारा पार्ट होता है सीपीयू का। रजिस्टर कंट्रोल यूनिट सीयू जिसको हम कहते हैं, सारे सीपीयू में होते हैं। 122 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज टेम्पोररी, इनमें से कौन सी मेमोरी टेम्पोररी? रैम है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये हमारा जो है वो टेम्पोररी होता है। 123 वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम इज यूज्ड टू क्रिएट ऑल ऑफ द अबव, ये सब कुछ बनाते हैं, रिपोर्ट्स, मेमोज एंड लेटर्स, एनवेलप्स एंड लेबल्स। 124 डैश इज एन आउटपुट डिवाइस, ये सवाल गलत है, यहाँ होना चाहिए डैश इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, तो सीपीयू यहाँ पर आंसर हो जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि स्पीकर, प्लॉटर, प्रिंटर ये सारे हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं। 125 है द बार दैट कंटेन्स द नेम ऑफ द प्रोग्राम एंड डॉक्यूमेंट इज, इसको हम लोग कहते हैं बी टाइटल बार। ये ऊपर आपको जो दिख रहा है, ये ऊपर कंप्लीट आप देख सकते हैं इस प्रोग्राम के ऊपर, जहाँ पर सैम्पल पेपर DGVT लिखा हुआ है, तो ये एक टाइटल बार कहलाता है। उसके बाद जो है ये टूल बार कहलाता है, जो इतने सारे टूल्स दिख रहे हैं, दिस इज टूल बार। फिर ये जो विंडो और ये फाइल एडिट व्यू लिख रहा है, ये हमारा मेन्यू बार है। और नीचे जो ये दिख रहा है आपको, ये स्टेटस बार कहलाता है, जिसमें साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट है, ये स्क्रॉल बार ये हमारे मौजूद हैं। तो ये सिंपल ये चीज़ें हमारे पास किसी भी जो है वो प्रोग्राम के अंदर मौजूद होती हैं। 126 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस प्रोग्राम, देखो नॉट 32 तो एंटीवायरस है, मैकएफए भी है, MCA फ्री असल में इसको हम लोग कहते हैं मैकएफए, तो ये भी है, तो ये भी नहीं हो सकता। बाकी डॉक्टर डेलमैन, लॉजिक बॉम्ब, तो बेटा यहाँ पर इसके आंसर में हमारे पास आएगा, चूंकि देखो डॉक्टर डेलमैन भी एक एंटीवायरस है, जो लॉजिक बॉम्ब है ये एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है, ये करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा। ये खुद लॉजिक बॉम्ब खुद असल में एक तरह का कंप्यूटर वायरस होता है। 127 अनदर नेम ऑफ एंटीवायरसेस, तो एंटीवायरस का दूसरा नाम क्या हो सकता है? एक्सीम, वर्म, क्लीनर सॉफ्टवेयर रिमूवर, तो क्लीनर सॉफ्टवेयर कह सकते हैं इसको। 128 है द कंप्यूटर ऑन इंटरनेट दैट कंटेन्स वेबसाइट आर कॉल्ड, इसको हम कहते हैं वेब सर्वर। 129 है यूजुअली रैम हैज डैश टाइप्स, रैम के एक्चुअल में दो टाइप्स होते हैं, एक हमारे पास स्टैटिक रैम कहलाता है और एक हमारे पास डायनेमिक रैम कहलाता है। इसके बाद 130 कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ डज नॉट हैव, अगर इसके पास CPU, लिंकर, इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। वैसे तो CPU भी होना ज़रूरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी होना ज़रूरी है, तो CPU नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, ना बूट होगा। तो बट यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम हम कह सकते हैं कि जिसका मेन काम यही होता है कि सिस्टम को बूट करना होता है कंप्यूटर को, ठीक है। 131 है पेज सेटअप ऑप्शन इज प्रेजेंट इन, पेज सेटअप का ऑप्शन कहाँ पर होता है? फाइल, एडिट, इंसर्ट, फॉर्मेट, ये वर्ड के अंदर जब हम उसको ओपन करेंगे, लेट्स से अगर हम वर्ड के फाइल को ओपन करते हैं यहाँ पर, तो जब हम वर्ड के फाइल को यहाँ पर ओपन करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कहाँ पर हमारे पास आ रहा है पेज सेटअप का ऑप्शन। तो देखिए इंसर्ट है, अच्छा यहाँ पर ऑप्शंस कौन कौन से हैं? फाइल, एडिट, इंसर्ट, फॉर्मेट, तो इंसर्ट में तो पेज सेटअप नहीं आ रहा, होम में यहाँ पर हम चेक करते हैं तो
तो असल में वर्जन शायद यहाँ पर चेंज है वर्ड का। पेज सेटअप ऑप्शन, फाइल, एडिट, इंसर्ट, फॉर्मेट, ये असल में फॉर्मेट में आना चाहिए इसको, पेज सेटअप को, जो कि फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं पेज सेटअप की। ये पुराने वर्ड के सॉफ्टवेयर्स में होगा, न्यू सॉफ्टवेयर्स में नहीं होता शायद। 132 है सॉफ्ट कॉपी रिफर्स टू डैश। सॉफ्ट कॉपी हम किसको कहते हैं? लाइक प्रिंट कॉपी जो होता है उसी को सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। सॉरी, उल्टा कह दिया मैंने। सॉफ्ट कॉपी असल में दैट स्क्रीन आउटपुट, स्क्रीन पर जो आउटपुट आती है वो सॉफ्ट कॉपी होता है। प्रिंट कॉपी असल में होता है हार्ड कॉपी। 133 डिवाइस यूज फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इज, इसको MICR रीडर कहते हैं। 134 है कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड। रॉ फैक्ट फिगर है इंफॉर्मेशन होता है और प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन हमारी डेटा कहलाती है। 135 है द आउटपुट ऑफ प्रिंटर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी, बी ऑप्शन। 136 है अनदर नेम ऑफ मेन मेमोरी। मेन मेमोरी को हम लोग प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं, जिसमें रैम, रोम, ये सारी चीज़ें आती हैं। 137 है CPU इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक तरह का हार्डवेयर है। 138 है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज, मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट हमारे पास होती है बिट, 1 0 या 1 1 या हमारे पास 1 बिट कहलाती है कंप्यूटर साइंस के अंदर। 139 है कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर कंप्यूटर बनता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ। 140 हाउ मेनी बिट्स आर इन 1 बाइट। एक बाइट में हमारे पास 8 बिट होते हैं और 4 बिट अगर हमारे पास हो तो ये 1 निबल होता है। ठीक है बेटा, कंप्यूटर साइंस के MCQs यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर हम जो है वो जर्नल मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, जो सिर्फ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि इंटरमीडिएट से जिन्होंने कंप्यूटर साइंस से किया होगा, तो वो दाऊद में देंगे जर्नल मैथमेटिक्स का पोर्शन, वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट MCQs है जर्नल मैथमेटिक्स में, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स यहाँ पर देंगे, और टोटल 10 MCQs इसके हैं। तो फर्स्ट है नईम सोल्ड अ कंप्यूटर ऑफ ₹5,000 एंड विच ही सफर 20% लॉस, फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द कंप्यूटर। तो नईम ने बेचा एक कंप्यूटर जिसकी सेलिंग प्राइस थी 25,000 और जिस पर उसको 20% का लॉस हुआ, ये लॉस परसेंटेज है। फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द कंप्यूटर। परचेज प्राइस या कॉस्ट प्राइस आपको बतानी कंप्यूटर की, हम मान लेते हैं कि वो X है, तो X मल्टीप्लाई बाई 80% ये हमारे पास आ जाएगा 25,000, चूँकि 80% उसको जो हासिल हुआ वो सेल प्राइस था, तो X मल्टीप्लाई बाई 0.8 बराबर हो गया 25,000 और X बराबर हो गया 25,000 डिवाइड बाई 0.8, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 31250, 31,250 रुपये। दैट्स वाई सी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन 142 है नईम गेव 25% ऑफ प्रॉफिट टू इट्स पार्टनर। तो 25% प्रॉफिट नईम ने दिया अपने पार्टनर को। अगर पार्टनर को 4,000 मिले तो फिर नईम के पास कितने बच गए? अब चूंकि 75% नईम के पास बचे, तो सिंपल है कि 4,000 का अगर आप 75% निकालोगे, मतलब अगर इसको 25,000 मिला है तो नईम के पास हमारे पास जो है वो इसका 3 गुना आएगा। 75% पार्टनर है, वो 3 टाइम्स पार्टनर है, तो 4,000 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12,000, तो नईम को 12,000 रुपये मिले होंगे। 143 वेंडर सेल्स 40% ऑफ हिज स्टॉक ऑफ ऑरेंजेस एंड इज लेफ्ट विद ओनली 420 ऑरेंजेस, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस अवेलेबल बिफोर द सेल। कह रहे कि एक वेंडर है जिसने 40% अपने स्टॉक का बेच किया और बेचने के बाद उसको 420 ऑरेंज उसके पास बच गए, तो बताएं शुरू में उसके पास कितने ऑरेंजेस होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 40% मतलब 40% बेच दिया तो 60% 420 का वो कितना होगा। पहले हम इसको ये चेक कर लेते हैं कि 420 का 60% कितना होगा। तो 420 के जब 60% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 252, फिर इसको जब 420 में 252 प्लस करेंगे ये आ जाएगा 672, मतलब 672 ऑरेंजेस उसके पास शुरू में स्टार्ट में मौजूद होंगे, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 144 है इफ 40% ऑफ y x इज इक्वल टू y देन y% ऑफ 40 इज सेम एज डैश, कि अगर 40% x जो है वो y है तो y% 40 कितना होगा। तो 40% ऑफ x इक्वल टू y हमने इस तरह से इसमें लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम इसमें कि 40% x हमारा y है, मतलब y बराबर हो गया हमारा 0.4x के। ठीक है, और हमें बताना है कि y% ऑफ 40 मतलब 40% ऑफ y हमें निकालना है, तो 40/100 मल्टीप्लाई बाय जो है y हो जाएगा, और y हमें पता है 0.4x के बराबर है, तो हमने यहाँ पर इसको पुट कर दिया। तो ये हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे जो 16/100 इंटू x हो जाएगा, या फिर परसेंटेज जब निकालेंगे तो 16% ऑफ x हमारे पास यहाँ पर ही आ जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 145 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास इसमें से एक्स निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स हमारे पास 24 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ए ऑप्शन। 146 से कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो 2 3 5 9, पहले 1 प्लस करें, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16 प्लस करेंगे, फिर 33, इस तरह से। तो 9 में 8 प्लस करेंगे तो ये हमारा 17 आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब डबल करते जा रहे हैं कॉमन डिफरेंस को, 2 4 8 16 32 इस तरह से। नेक्स्ट है 147 क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 4 इंचेस टू 8 फीट। 4 इंचेस और 8 फीट का रेशियो क्या निकलेगा। हम दोनों को इंचेस में कन्वर्ट कर देते हैं, 8 फीट को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी इंचेस बन जाएगा। तो 4:96 हमारे पास ये हो गया, और ये हमारे पास रेशियो निकल गया 1:24 का। ठीक है, तो 1 4 1 4, 4 24 96, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आ गया। क्वेश्चन 148 है, इफ अ मोबाइल फोन कॉस्टिंग ₹18,000 वॉज सोल्ड फॉर 15,500, कैलकुलेट द परसेंटेज लॉस। परसेंटेज लॉस हमें बताना है कि परसेंटेज लॉस कितना है। तो परसेंटेज लॉस बताने का फॉर्मूला क्या है कि 18,000 है, जो कॉस्ट प्राइस इससे माइनस कर दिया हमने सेल प्राइस को, और डिवाइड कर दिया कॉस्ट प्राइस को, मल्टीप्लाई कर दिया। तो फॉर्मूला इसमें लगा CP माइनस SP डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सारी वैल्यू पुट कर दी हमने, तो हमारे आंसर यहाँ पर आ जाएगा 13.89%। ठीक है। 149 है क्वेश्चन, इफ द एवरेज ऑफ 5 क्वांटिटीज इज 8 एंड द एवरेज ऑफ 3 ऑफ देम इज 6, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स। 5 क्वांटिटीज का एवरेज 8 है, 3 का एवरेज 6 है, तो बताएं रिमेनिंग 2 नंबर का एवरेज कितना होगा। ठीक है, तो जो 8 हमारे पास आ रहा है, 8 जो आ रहा है हमारे पास, वो सम ऑफ 5 क्वांटिटीज का आ रहा है, सम ऑफ 5 क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय 2 है, और जो 6 आ रहा है वो सम ऑफ 3 क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय 2 है। तो यहाँ पर 8 16 कर लेंगे, तो 16 इज इक्वल टू सम ऑफ 5 क्वांटिटीज, और 18 इज इक्वल टू सम ऑफ लाइक सम ऑफ 3 क्वांटिटीज। अब हमें बाकी 2 का बताना है, तो 16 में से मतलब 18 और 16 को हम यहाँ पर, ठीक है, 5 क्वांटिटीज का 16 है, और ये हमारे पास सम ऑफ 3 क्वांटिटीज है। ठीक है, यहाँ पर सॉरी 8 5 से जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 40, और ये 6 3 था 18 हो जाएगा, ऐसा ही है। तो जब हम 40 में से 18 को माइनस करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ 2 क्वांटिटीज आ जाएगा, तो 40 माइनस 18 कितना हो जाएगा 22, और डिवाइड बाय 2 जब हम इसको करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 11। तो इसका आंसर 11 करेक्ट है, सी ऑप्शन। 150 है, इफ द खदीजा's बर्थडे टुडे 1 year फ्रॉम नाउ शी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज शी वाज 10 years ago, कैलकुलेट द प्रेजेंट एज ऑफ खदीजा। तो हम मान लेते हैं कि अभी खदीजा की जो प्रेजेंट एज है, इस वक्त जो उसकी उम्र है वो x है, और एज आफ्टर 1 year, 1 साल के बाद जो उसकी एज होगी वो होगी x+1, और 10 साल पहले जो उसकी एज थी, एज बिफोर 10 years, वो थी x-10। तो 1 साल बाद उसकी एज 22 होगी जो 10 साल पहले एज थी, तो x+1 बराबर हो गया 2 इंटू x-10 के बराबर हो गया। तो अब हम इसको x कैलकुलेट करेंगे, तो x+1 इक्वल टू 2x माइनस 20, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x माइनस x इज इक्वल टू 20 प्लस 1, तो x हमारे पास कितना आ गया 21 आ गया, तो 21 साल हो गए, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है बेटा, और यहाँ पर जनरल मैथमेटिक्स का सेक्शन भी यहाँ पर हमारे पास जो है वो एंड हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि दाऊद के एंटी टेस्ट के सारे सब्जेक्ट जो सैम्पल पेपर था, इसको यहाँ पर मैंने सॉल्व कर दिया। आई होप सो कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को जो भी दाऊद के एंटी टेस्ट में शिरकत करना चाहते हैं किसी भी फील्ड के लिए। तो बाकी मेरा नाम है सर नसीम जुल्फ़िकार, और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे थे। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आए तो इस तरह के और कई सारे लेक्चर मैंने अपने यूट्यूब वीडियोस के अंदर अपलोड किए हुए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि आपका भी बेनिफिट और आपके फ्रेंड्स के भी बेनिफिट्स हों। ठीक है, बाकी अगर आपको जो है वो अगर नोट्स चाहिए आपको कोई, ठीक है, या फिर आपको जो है वो दाऊद यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 0300 215 2272 पर।
तो इस पर आप जो है वो जो भी PDF रिक्वायर्ड है मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी ये कि मेरे इस चैनल के ऊपर आप प्लेलिस्ट जा सकते हैं, इसके अंदर आपको IQ के क्वेश्चंस, GK के क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के क्वेश्चन और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट जो हो रहे हैं दाऊद के अंदर, इनके कंप्लीट लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं। अगरचे मैंने फिजिक्स, बायो वगैरह क्यों भी सॉल्व कराया है, लेकिन उसके लेक्चर्स जो मैं अपलोड नहीं करता, नहीं मैथमेटिक्स के, ठीक है। बाकी ये 4 सब्जेक्ट आपको मेरे चैनल में मिल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई लेक्चर एंड वॉचिंग माई वीडियो। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने NT टेस्ट के लिए। अल्लाह हाफिज़।